Hello everyone. So today I'm going to start the second chapter of class 7th history, which is the Delhi Sultanate. Okay. So first it is necessary to understand what is Delhi Sultanate. So if we define Delhi Sultanate, it was a period between 1206 to 1526 when 5 dynasties successively ruled over Delhi. That period is known as Sultanate period. Okay. तो हमारा जो सल्तनत पीरियड था, ठीक है, वो हमें पता है कि मेडिवल हिस्ट्री में आता है। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये पीरियड आता है, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट में बताई थी कि 8 से 18 सेंचुरी के बीच का पीरियड मेडिवल होता है, ठीक है। तो ये मेडिवल पीरियड का टाइम था जो कि 1206 से 1526 के बीच का पीरियड था, जिसमें 5 डायनेस्टीज सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक दिल्ली पे रूल किए, ठीक है। और वो जो डायनेस्टीज थे उनका जो ओरिजिन था वो तुर्की से था। दे वर नॉट इंडियन, दे वर द फॉरेनर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो हमारा सल्तनत पीरियड था या फिर दिल्ली सल्तनत जो था उसका स्टैब्लिशमेंट कौन किया था, उसको सेटअप कौन किया था, या फिर यूं कहें कि उसको स्टार्ट कौन किया, ठीक है। तो इसमें आप लोग का सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मोहम्मद घोरी, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी वाज द सेकंड तुर्किश टू इन्वेड इंडिया, ओके, एंड द फर्स्ट वन वाज मोहम्मद गजनवी। वी विल नॉट टॉक अबाउट मोहम्मद गजनवी, वी विल टॉक अबाउट मोहम्मद घोरी, ओके। तो मोहम्मद घोरी जो थे ही वाज फ्रॉम तुर्की एंड उन्होंने इंडिया में इन्वेड किया। वो इंडिया में आए फॉर द पर्पस ऑफ लूटिंग एंड प्लंडरिंग, ठीक है। लूटने के चक्कर में वो इंडिया में आए और जब वो इंडिया में आया तो फिर उन्होंने अपना एम्पायर सेटअप करने के लिए सोचा और इसीलिए हम लोग मोहम्मद घोरी को हम लोग को फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू सेट अप एन एम्पायर इन इंडिया, ओके। तो हम लोग मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इन लोगों के बीच में हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुआ, ठीक है, जो कि 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वॉज बोर्न एंड देन मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन विच टुक प्लेस इन 1191, ओके। सो फिर क्या हुआ, फिर एक साल बाद 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ टेरन हुआ। सेम पर्सन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ टेरन हुआ, जिसमें मोहम्मद घोरी वॉज वॉन, मोहम्मद घोरी जो थे वो जीत गए, ठीक है। अब उसके बाद से बहुत सारे बैटल उन्होंने फॉट किए, लाइक बैटल ऑफ चंदावल, ठीक है, बहुत सारे बैटल उन्होंने फॉट किए उसके बाद से, और उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और जब दिल्ली को कैप्चर किए और फिर उन्होंने सल्तनत पीरियड का एस्टैब्लिशमेंट किया, सल्तनत पीरियड को स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उनको तुर्की वापस जाना पड़ा, ओके, बिकॉज ही वाज नॉट इंडियन, ही वाज अ फॉरेनर, ओके। तो उनको तुर्की वापस जाना पड़ा। तो वो जाने से पहले, जो कि दिल्ली ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर कर रखा था, जाने से पहले उनके एक स्लेव थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने सारा जो भी दिल्ली का थ्रोन था, ओके, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के चार्ज में दे करके वो फिर वापस तुर्की चले गए, ठीक है। तो जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बेसिकली स्लेव थे। किसके स्लेव थे? मोहम्मद घोरी के स्लेव, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किए, ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, ओके। तो अब हम जान लेते हैं कि जो 5 डायनेस्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो दिल्ली पे जो रूल किए सक्सेसिवली, वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट वाज द स्लेव डायनेस्टी एंड सेकंड वाज द खिलजी डायनेस्टी, थर्ड वाज द तुगलक डायनेस्टी एंड देन फोर्थ वाज द सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वाज द लोधी डायनेस्टी। और ये जिस ऑर्डर में हमने लिखा है इसी ऑर्डर में वो रूल किए, मतलब कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आए, उसके बाद से खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी, ओके। सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट वन, द स्लेव डायनेस्टी, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, okay. So we are going to start with the first dynasty, the slave dynasty, okay. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए जो सल्तनत पीरियड में जो किंग थे, जो भी डायनेस्टीज के रूलर थे, उनको हम लोग सुल्तान कहते थे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस पीरियड को सल्तनत पीरियड कहते हैं, ओके। तो पहले जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि
मोहम्मद घोरी जाने से पहले अपने स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का जो थ्रोन था वो दे करके गए। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी नाम कैसे पड़ा? स्लेव डायनेस्टी इसलिए, इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी रूलर्स इसमें आपके जो भी राज्य के जो भी रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, वो या फिर स्लेव थे या फिर सन ऑफ स्लेव्स थे। ठीक है, इसलिए हम लोग इस डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ओके, और देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक he was Turkish, okay, he was from Turkey, and then after that he was purchased, okay, I've written purchased means he was purchased by मोहम्मद घोरी। इसका मतलब ये हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद घोरी के क्या थे, स्लेव थे। ठीक है, अब उसके बाद से देखा मैंने कुवात उल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का जोड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे जो इनका सबसे फेमस पीस ऑफ आर्किटेक्चर था वो था कुतुब मीनार। ओके, जो हमारा कुतुब मीनार अभी दिल्ली में है उसका जो मतलब स्टार्ट किए थे उसको बिल्ड कराना वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, हालांकि वो फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि वो बस 4 साल ही राज कर पाए दिल्ली पे, उसके बाद से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, बट ही वॉज द रियल एस्टैब्लिशर ऑफ द कुतुब मीनार। ओके, और ये क्यों बनवाए थे, वो किसके ही मेड कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ सूफी संत, ही वॉज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके ऑनर में उन्होंने कुतुब मीनार बिल्ड कराया। कौन बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो फिर उसके बाद से इन्होंने 2 मॉस्क भी बनाए जो कि बहुत ही फेमस था। कौन कौन से मॉस्क थे? कुवात उल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का जोपुरा। कुवात उल इस्लाम हमारा दिल्ली में है और हमारा अढ़ाई दिन का जोपुरा इट इज इन अजमेर। ओके, दिस वर द 2 फेमस मॉस्क दैट वर बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव रिटन लख बख्श। ठीक है, तो लख बख्श मतलब ये टाइटल था जो कि उनको इस नाम से जाना जाता था, लोग इनको लख बख्श नाम से जानते थे। एंड देन आफ्टर दैट how he died, he was only able to rule over Delhi just for 4 years. Okay, तो फिर जब उनका जो डेथ था वो हॉर्स फॉल से हुआ था, मतलब कि घोड़े पे से गिरने से हुआ था। जब वो पोलो खेल रहे थे तो उस टाइम वो हॉर्स से फॉल होने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद से जो हमारा स्लेव डायनेस्टी था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनके सक्सेसर थे वो थे इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। ठीक है, और इल्तुतमिश वाज स्लेव एंड देन आफ्टर दैट आई हैव रिटन रियल फाउंडर। इनको कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जो हमारे इल्तुतमिश थे वो रियल फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बस 4 साल ही राज कर पाए थे दिल्ली पे, इसलिए कुछ लोग इल्तुतमिश को रियल फाउंडर मानते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है चालीसा। तो सबसे बड़ा इनका जो अचीवमेंट था या फिर जो सबसे बड़ा कदम कहे था वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चालीसा था। ठीक है, तो वो क्या किए थे? एक चालीसा, 40 ये वर्ड 40 से आया, जो कि हम लोग हिंदी में 40 किसको कहते हैं? हम लोग 40 को हिंदी में 40 कहते हैं। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ठीक है, एक 40 नोबल्स का पावरफुल नोबल्स का एक ग्रुप बनाया जो कि चालीसा के नाम से जाना जाता था। और वो बाकी सारे जितने भी नोबल्स थे या फिर जो भी लोग कोर्ट में या फिर एम्पायर में रहते थे उनकी पावर को चेक करते थे, मतलब कि वो सब पे नजर रखते थे। ठीक है, जो ये चालीसा ग्रुप था वो बहुत ही पावरफुल था, पावरफुल नोबल्स का ग्रुप था जिसमें 40 मेंबर्स थे। ये इल्तुतमिश ने सेटअप किया था चालीसा। ओके, अब हमने लिखा है कि इक्तादारी सिस्टम, और ये इल्तुतमिश इक्तादारी सिस्टम का भी स्टार्ट किया। इक्तादारी सिस्टम क्या होता है? इक्तादारी सिस्टम मतलब कि जो हमारा लैंड था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था और हर एक पार्ट को हम लोग इक्ता कहते थे। ठीक है, और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स और अलग अलग लोग अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, मतलब कि द डिवीजन ऑफ द लैंड्स इनटू small parts that were known as Ikta, and that system is known as Iktadari system. Okay, and then after that he has issued coins. He has issued a large number of coins during his period. Okay, तो उन्होंने सिर्फ एक
सिल्वर कॉइन को स्टार्ट किया था जिसको हम लोग टंका नाम से जानते हैं, और दूसरा कॉपर कॉइन्स को भी उन्होंने स्टार्ट कराया था जिसको जिटल नाम से जानते हैं। ओके, सो टंका फॉर सिल्वर एंड देन जिटल फॉर कॉपर। उसके बाद से इल्तुतमिश का जो पीरियड था देखिए 1210 से 1236 के बीच में वो राज किए थे, मतलब कि 1236 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो भी इल्तुतमिश के सक्सेसर थे, जो भी उनके, हमें पता है कि जो भी किंग के जो सन होते हैं उनको पास कर दिया जाता है। ठीक है, हेरिडिटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जितने भी सन थे, ठीक है, इल्तुतमिश को वो कैपेबल नहीं थे, वो इन सारे इनकैपेबल थे, वो उतने योग्य नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले अपने राज्य को रजिया सुल्तान जो थी वो डॉटर थी इल्तुतमिश को, उनको देने का फैसला किया। ठीक है, वो सन को ना दे करके वो डॉटर को अपने वो जो थ्रोन था उसको देना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि रजिया सुल्तान विल बी द नेक्स्ट रूलर। ओके, तो रजिया सुल्तान she was the first and then the only Muslim lady to rule over India। वो पहली और सबसे आखिरी लेडी थी जो कि इंडिया में किसी भी पार्ट में रूल की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने स्टार्ट किया रूल करना तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि बहुत सारे नोबल्स लोग थे, वो लोग वुमेन द्वारा रूल कराना अपने डिग्निटी के बिलो समझने लगे कि अगर हम लोग वुमेन का ऑर्डर मांगते हैं, उस समय जो हमारा सोसाइटी था वो वुमेन को उतना रिस्पेक्ट नहीं देता था। ठीक है, तो फिर उनकी जो सोच थी वो ये थी कि वुमेन द्वारा रूल करना मतलब कि हमारे रिस्पेक्ट के खिलाफ जा हो रहा है। ठीक है, वो हमारे डिग्निटी के बिलो हो रहा है। तो बहुत सारे नोबल्स इनके अगेंस्ट रोज किए, और फिर मतलब इनको लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे रजिया सुल्तान को एज अ रूलर। ओके, फिर क्या हुआ कि इसमें मैंने लिखा बहरम खान एंड नसीरुद्दीन। ठीक है, ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों इल्तुतमिश के सन थे। ठीक है, और ये जो बहरम खान है ही वाज द थर्ड सन, ये तीसरे सन थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो चालीसा थे, वो जो 40 ग्रुप्स ऑफ नोबल्स जो इल्तुतमिश ने फॉर्म किया था, ठीक है, वो क्या किए, रजिया सुल्तान को हटा करके एक बैटल हुआ था जिसमें रजिया सुल्तान को मर्डर कर दिया गया था। उनके लोग थे, मतलब कि उनके ही लोग उनको धोखा दे करके उनको मर्डर करा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर उन्होंने बहरम खान को उन्होंने थ्रोन पे रखा, वो तीसरे सन थे इल्तुतमिश के। ठीक है, और फिर उसके बाद से नसीरुद्दीन भी इल्तुतमिश के सन थे। ये दोनों लोग इनकैपेबल थे और इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, दैट इज वर्थ ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, उसके बाद से हमारे आते हैं नेक्स्ट बर्बन। ठीक है, तो बर्बन का रेंज क्या हुआ, कितने से कितने के बीच का था, AD 1266 से 1286 के बीच का, मतलब कि फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ही रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। और अब इनने क्या किया, ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। जो 40 ग्रुप ऑफ नोबल्स थे उनके पावर को बर्बन ने ब्रोक कर दिया, मतलब कि अब उनका पावर नहीं रह गया। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया पावर को, वो ग्रुप ही खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद से किंग शैडो ऑफ गॉड दिखाया मैंने। ठीक है, तो मतलब कि जो बर्बन थे वो मानते थे, उनका ये मानना था कि जो किंग है वो शैडो ऑफ गॉड, मतलब कि वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है अर्थ पे। तो जो हमारा किंग है वो गॉड के इक्वल है, उनका मानना ये था। वो किंग को बहुत ज्यादा, किंग का जो पोजीशन था वो बहुत ज्यादा हाई रखना चाहते थे, और वो सारे लोगों को यही बताते थे कि जो किंग है ही इज इक्वल टू गॉड एंड ही इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, एंड देन आफ्टर बर्बन द लास्ट रूलर वाज कैकुबाद। ही वाज आल्सो एन इनकैपेबल रूलर, वो भी इनकैपेबल रूलर थे। और वो मैंने लिखा है कि 1286 से 1290, मतलब कि वो बस 4 साल के लिए वो रूलर थे, और उसके बाद से उनका मर्डर कर दिया गया। इसके द्वारा खिलजी फैमिली द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया, और इस तरीके से हमारा जो स्लेव डायनेस्टी था वो एंड हो गया, और फिर खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। ठीक है, विद द मर्डर ऑफ कैकुबाद, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ओके, सो वी हैव सीन द स्लेव डायनेस्टी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड डायनेस्टी व्हिच इज खिलजी डायनेस्टी। तो जो हमारे जलालुद्दीन खिलजी ही वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, वो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के।
और ये 6 ईयर के लिए रूल किए थे 1290 से 1296 तक, ठीक है। ओनली फॉर 6 ईयर्स ही रूल्ड ओवर दिल्ली। उसके बाद से उनके जो भतीजा थे, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी के, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी का मर्डर करके और फिर जो दिल्ली का थ्रोन था उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। मतलब कि वो अपने अंकल का मर्डर करके और फिर वो थ्रोन को ले लिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कैपेबल रूलर ड्यूरिंग द Sultanate period also we can say, okay, and in the Khilji dynasty also he was the most capable ruler, okay। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ये 20 इयर्स के लिए रूल किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1296 टू 1316, ठीक है। फॉर 20 इयर्स he ruled over Delhi, and then after that he was the nephew of Jalaluddin। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे फेमस था या फिर यूँ कहें सबसे फेमस प्रोपेगेंडा था, ठीक है, वो ये था कि मतलब कि एक राजा को इमोशनल चीजों से कैरिड आउट नहीं होना है, ठीक है। और एक अच्छा राजा वही हो सकता है, एक अच्छा किंग वही हो सकता है जो कि इमोशनल चीजों से वो इमोशनल ना हो जाए और वो सख्त होना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने और कराने वाला होना चाहिए, ठीक है। दैट वाज द बिलीफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ओके। नाउ आफ्टर दैट आई हैव रिटन फर्स्ट टू हैव परमानेंट आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ही वाज द फर्स्ट रूलर टू हैव स्टैंडिंग एंड परमानेंट आर्मी, ठीक है। और इनका जो आर्मी था उसको सुपरवाइज कौन करता था, उसका सुपरवाइज कौन करता था ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मलिक कफूर, ठीक है, मलिक कफूर जो थे अलाउद्दीन खिलजी के सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान थे, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी का सुपरविजन करते थे। कौन करता था? मलिक कफूर, ओके। फिर मैंने लिखा है देखिए दाग एंड देन चेहरा, ठीक है। दाग एंड चेहरा ये दो एक ऐसे सिस्टम थे, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को हेल्प किए फॉर कॉन्करिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। नाउ इट इज important to understand what is दाग and then what is चेहरा, okay। तो दाग मतलब कि किसी भी चीज से साइन या सिंबल से कुछ बनाना, दाग, ठीक है। दाग लग जाता है ना शर्ट वगैरह पे आपका, तो क्या होता है कि कुछ साइन या कुछ सिंबल कुछ पे लग जाता है, ठीक है, दाग। तो देखो दाग क्या होता है कि दाग से हम लोग दो शर्ट है, ठीक है, एक पे दाग लगा हुआ है एक पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दोनों सेम है, तो हम लोग डिस्टिंग कर सकते हैं ना कि ये कौन सा है, ये किसका है, ठीक है ना। इसी तरह मतलब कि दाग को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था जिससे कि जो ये हॉर्सेस को ब्रांड करने का तरीका था, ठीक है। हॉर्सेस को हम लोग ब्रांडिंग जो होती थी वो उसको हम लोग दाग कहते थे। इससे क्या होता था कि जो भी हॉर्सेस थे, जो भी अलाउद्दीन खिलजी के हॉर्सेस थे, उसका हम लोग ब्रांडिंग करते थे, उसका ब्रांडिंग हम लोग करते थे, और जिससे कि दूसरे हॉर्सेस से वो डिस्टिंक्ट हो जाते थे, ठीक है। जिससे पता चल जाता था कि हाँ ये मेरे हॉर्सेस हैं, ये हमारे नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे कोई भी अदर इंसान जो सुपीरियर हॉर्सेस थे उसको रिप्लेस करके किसी और हॉर्सेस को नहीं ला सकता था, ठीक है। पता चल जाएगा कि कौन से हमारे हैं, कौन से बाहर से किसी और ने रिप्लेस कर दिया। और फिर जो नेक्स्ट है वो देखिए चेहरा मतलब कि जो भी सोल्जर्स थे अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में, जितने भी सोल्जर्स थे, हर एक पर्टिकुलर सोल्जर्स का जो भी आइडेंटिटी था, टोटल जो डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, वो सारी चीजें सबमिट होती थी, वो सारे रिकॉर्ड्स होते थे, ठीक है। और उस सिस्टम को हम लोग कहते थे चेहरा। तो ये दो ऐसे सिस्टम थे जो अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा से ज्यादा पार्ट इंडिया का कवर करने के लिए हेल्पफुल हुए, ठीक है। उसके बाद से देखिए मैंने लिखा मार्केट रेगुलेशन, ठीक है, मार्केट रेगुलेशन। तो अलाउद्दीन खिलजी वो मार्केट रेगुलेशन के लिए भी जाने जाते हैं हिस्ट्री में। और इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली का जो मार्केट था वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक जगह जहाँ पे लग्जरियस चीजें मिलती थी, एक जहाँ पे हॉर्स मिलते थे, एक जहाँ पे कॉमन चीजें मिलती थी, ठीक है। मतलब कि 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, और हर एक पार्ट का सुपरविजन करने के लिए किसी ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और जो भी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे उनको सीवियर पनिशमेंट मिलता था, कि बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था उनको, ठीक है, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलती थी, ओके। फिर देखिए आमिर खुसराव जो थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में पोएट थे। आमिर खुसराव वो बहुत ही फेमस थे, ठीक है। और आमिर खुसराव आज भी फेमस है, बहुत ही बड़े पोएट थे।
ठीक है, आमिर खुसराव। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जानने के लिए अभी हाल ही में आपकी एक मूवी आई थी पद्मावत। ओके, तो दीपिका पादुकोण एंड देन रणवीर सिंह, और उसमें जो रणवीर सिंह थे वो आपके अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट प्ले किए गए थे। तो आप लोग वो मूवी भी देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे वो थे मुबारक खान। तो मुबारक खान देखो कि किंग जो होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या काम होता है, उनको अपनी प्रजा की देखभाल करना, यही ना किंग का काम होता है। लेकिन जो हमारे मुबारक खान थे वो अपनी टेरिटरी पे ध्यान नहीं था उनका, उनकी जनता कैसी थी, किस हालत में थी, उस पर ध्यान नहीं था। ही वॉज अ फन लविंग, ओके, ही वॉज अ फन लविंग किंग। ये एक अय्याश टाइप के किंग थे और ये ज़्यादातर जो इनका रेवेन्यू होता था वो फन में ही खत्म हो जाता था। ठीक है, तो ही हैज नॉट डन एनीथिंग वर्थ ऑफ रिमेम्बरिंग इन द हिस्ट्री, बट he was the like successor of Alauddin Khilji. Okay, that was it. And then after that the last ruler, if we talk about that, was Khusrau Khan. खुसराव खान जो थे वो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, मतलब इनकी डेथ के बाद जो खिलजी डायनेस्टी थी हमारी वो एंड हो गई और उसके बाद से तुगलक डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा था खिलजी डायनेस्टी, जिसमें हम लोगों ने जाना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, देन मुबारक खान एंड देन आफ्टर दैट खुसराव खान। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन आफ्टर दैट ये हमारा हमने क्या जाना, हमने दो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक स्लेव और दूसरा खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अभी हमारा 3 डायनेस्टीज और है रिमेनिंग है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। ठीक है, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है, और आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ देयर विल बी एनी इम्प्रूवमेंट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, एंड देन अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग 3 डायनेस्टीज डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।